दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे न्यूज़ में क्या कुछ सवाल आपके परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन उपयोगी वीडियो का सीरीज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपके लिए सवाल भी रखा गया है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल है, हाल ही में शुद्ध नामक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस किसने विकसित किया है। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। तो क्या ये आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर है या आईआईटी बॉम्बे है। सही उत्तर है दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने अभी इसे विकसित किया है। इसके बैकग्राउंड और इसके कुछ विस्तार को देखें तो आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है जो कि 15 मिनट में 10 × 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित करने में सक्षम है। ये जो कीटाणु शोधन सहायक है शुद्ध, जिसका नाम शुद्ध है, ये स्मार्टफोन से संचालित है और आसानी से संचालित होता है। इसमें 6 यूवी लाइट हैं। प्रत्येक यूवी लाइट का प्रकाश 15 वाट का होता है। डिवाइस का जो उपयोग है वो अत्यधिक प्रॉन एरिया, जिसको कि प्रवण क्षेत्र कहते हैं, वहाँ जैसे कि होटल, अस्पताल, मॉल, कार्यालय, ऑफिसेस और स्कूलों में किया जा सकता है। जैसे कि इसमें स्मार्टफोन की विशेषता है, डिवाइस को रिमोट से संचालित किया जा सकता है। मतलब कि वो स्मार्टफोन से शुद्ध वाला जो है कनेक्ट हो जाएगा यह सैनिटाइजिंग डिवाइस, और उसे आसानी से रिमोट से मतलब दूर से भी उपयोग में लाया जा सकता है। आइए देखते हैं इसका चित्र। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल है और ये इसका ये शुद्ध जो है, और ये मोबाइल इसका रिमोट सेंसिंग जो काम करेगा सैनिटाइजिंग उत्पाद। आइए अब जानते हैं कि इसमें जो उपयोग किया जा रहा है अल्ट्रा वायलेट जो है, तो वो कैसे काम करता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन जो है वो आमतौर पर सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए यूवीसी, आपको बता दें कि जो अल्ट्रा वायलेट है, जो सूर्य से निकलने वाली किरण है, इसके 3 प्रकार होते हैं, ए, बी और सी। इसे हम लोग यूवीए कहिए, फिर इसके आगे यूवीबी लगाइए या यूवीसी। तो अल्ट्रा वायलेट सी का उपयोग करता है। क्या कहा गया है इसमें कि ये अल्ट्रा वायलेट सी का उपयोग किया जाता है। इसमें दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया भी शामिल है। अब ये अल्ट्रा वायलेट सी जो है मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक है। ये क्या है, ये त्वचा कैंसर और आँखों के लिए खतरनाक होता है। मतलब इससे अल्ट्रा वायलेट सी जो है उससे मनुष्य को त्वचा कैंसर का खतरा रहता है, साथ ही साथ यह आँखों पर नुकसान देता है। अन्य यूवी रूप जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी है, इससे क्या है सनबर्न हो जाता है और आदमी समय से पहले बूढ़ा होने का जो है कारण बनता है, ये अल्ट्रा वायलेट ए और बी। अब कहता क्या है कि अल्ट्रा वायलेट सी जो है प्रकाश पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंचता है क्योंकि वायुमंडल जो है इसे अवशोषित करता है। सैनिटाइजर में जो इसका उपयोग किया गया है तो वो क्या है, वो मानव निर्मित अल्ट्रा वायलेट सी जो किरण है। तो इस तरीके से ये अल्ट्रा वायलेट स्वच्छता काम करता है। आइए देखते हैं अब दूसरा सवाल। हाल ही में परियोजना के लिए फंडिंग में विलंब के बाद चाबहार जाहेदान रेल परियोजना के निर्माण से किस देश को निकालने की घोषणा की गई है। क्या ये भारत है, अफगानिस्तान है, ईरान है या पाकिस्तान है। तो बता दें इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारत को जो है अभी इस परियोजना में फंडिंग में विलंब करने के कारण जो है निकालने की घोषणा की गई है। तो देखते हैं, ईरान सरकार ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण से भारत को छोड़ने का फैसला किया है। मतलब भारत को ड्रॉप आउट करेगा और वह अपने दम पर ही इस परियोजना को अब पूरा करेगा। ये जो रेल परियोजना से भारत को हटाने की वजह क्या है, फंड की देरी। ईरानी रेलवे अब उस परियोजना के साथ आगे बढ़ेगा जो मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी और परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का धन ईरानी राष्ट्रीय विकास कोष से बनाया जाएगा।
तो ये हुआ क्या, फंड की देरी के कारण अभी चाबहार जाहेदान रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है। आइए अब देखते हैं इस परियोजना में क्या था। ये चाबहार पोर्ट और जाहेदान रेल लाइन परियोजना के बारे में हम जानते हैं। तो ये चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए और चाबहार बंदरगाह से जाहेदान के लिए 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। और ये जो रेल लाइन है मतलब जाहेदान जो जगह है वो ट्राई पॉइंट पर है, किसके, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के। तो इसके लिए क्या है, समझौते जो है ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार के विकास में बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर एक हिस्से के रूप में हस्ताक्षर किया गया था। साथ ही साथ यह रेलवे प्रोजेक्ट जो है भारत यदि इसे पूरा किया होता तो अफ़गानिस्तान और शेष मध्य एशियाई देशों के साथ एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग की सेवा देता वो। लेकिन रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारत सरकार की जो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि भारतीय रेलवे की निर्माण कंपनी है, और ईरानी रेलवे के बीच 2006 में प्रधानमंत्री मोदी की ईरान यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन फ़िलहाल जो है भारत को इससे अब ड्रॉप आउट करने की घोषणा की गई है। अब देखते हैं कि यह बिंदु कहाँ है। तो आप देख सकते हैं यह है चाबहार पोर्ट, यहीं बगल में आपको दिख रहा होगा गल्फ़ ऑफ ओमान। यहाँ आपको एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ग्वादर पोर्ट दिख रहा होगा जो कि पाकिस्तान के लिए है। और इसी को क्या कहते हैं, क्लैश करने के लिए, इसी को काउंटर करने के लिए ये ईरान में जो है भारत ने चाबहार पोर्ट का निर्माण किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है जाहेदान। जाहेदान जो है पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान का ट्राई पॉइंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसके ट्राई पॉइंट से महज 41 किलोमीटर ही दूर है। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक काम था और इससे भारत को बहुत अच्छा मौका मिलता कि वो मिडिल ईस्ट में जा कर के व्यापार कर सकता था। लेकिन कुछ आंतरिक कारण और फंड इशू के कारण अभी भारत को जो है इस परियोजना से बाहर किया गया है। चलते देखते हैं अगला सवाल, पीएम स्वनिधि लागू करने में किस राज्य ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पीएम स्वनिधि लागू किया गया था, क्यों किया गया था, उसके बैकग्राउंड को भी देखेंगे। लेकिन अभी जो है इस योजना को लागू करने में सर्वोच्च स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान ने। सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश ने अभी इसमें प्रथम या सर्वोच्च कहिए स्थान प्राप्त किया है। आइए देखते हैं इसके बैकग्राउंड में। तो कहता है मध्य प्रदेश ने इस योजना के तहत अब तक राज्य में 15,500 स्ट्रीट वेंडरों को लगभग 15.50 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी देकर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर है। अब जो है 12 जुलाई 2020 तक जो है 8,70,300 स्ट्रीट वेंडर जो है वो पीएम स्वनिधि के तहत पंजीकृत कराए गए थे, जिसमें 8,70,300 में से जो है 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और उसमें से भी जो है 15,500 सिर्फ कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। चलिए हम देखेंगे आगे अब पीएम स्वनिधि के बारे में। तो ये पीएम स्वनिधि जो है एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसे 1 जून 2020 को देश भर के छोटे व्यवसायियों में शामिल सड़क विक्रेताओं की सहायता और औपचारिकता के लिए लॉन्च किया गया था। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना में क्या उद्देश्य था, देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष की अवधि के लिए बैंकों में बिना किसी ब्याज के 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वो देशव्यापी जो लॉकडाउन की अवधि है उसमें व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें। इसमें क्या है 7% की ऋण राशि का ब्याज जो है केंद्र सरकार वहन किया जाएगा, जबकि ऋण राशि का शेष ब्याज वो संबंधित राज्य की सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें सड़क विक्रेता जो स्ट्रीट वेंडर हैं पंजीकृत हैं। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर समय पर ऋण राशि भुगतान करेंगे तो योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपये का ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। तो ये कुछ फीचर्स थे पीएम स्वनिधि योजना के, जहां से सवाल बन सकते हैं। आपको देख सकते हैं ये है पीएम स्वनिधि योजना। इन लोगों को मिलेंगे 10,000 सीधे बैंक खाते में, किनको, स्ट्रीट वेंडर्स को।
चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए अनुरोध किया है? अभी कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की गई थी कि 4 बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी। उसमें से जो है एक राज्य ने अभी अनुरोध किया है। किसने किया है? क्या पंजाब ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने या महाराष्ट्र ने? तो अभी पंजाब की सरकार ने इस बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। किससे किया है? तो पंजाब सरकार की ओर से मनप्रीत सिंह बादल, जो कि पंजाब के वित्त मंत्री हैं, नई दिल्ली में DV सदानंद गौड़ा, जो कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की है। पंजाब के वित्त मंत्री ने पंजाब के भटिंडा जिले में भारत के 3 प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क में से एक की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है। मतलब कि 3 जो है बल्क जो है ड्रग पार्क बनना था, उसमें से एक के लिए किसने कहा है? पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा है। अब ये जो है बल्क ड्रग पार्क बनाया क्यों जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है कि अभी मेक इन इंडिया के तहत जो है चिकित्सीय उपकरणों और सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट API जिसको बोलते हैं के उत्पादन में प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक योजना मंजूर की थी। कब? मार्च 2020 में, जिसके तहत 4 चिकित्सा उपकरण और 3 बल्क ड्रग पार्क API स्थापित किए जाएंगे। इसी योजना के लिए जो है पंजाब सरकार ने अभी क्या कहा है कि इस 3 में से जो है एक पार्क जो है भटिंडा में बना दिया जाए, उसके लिए अनुरोध अभी किया है। इसलिए यह चर्चा में आ गया। आप देख सकते हैं ये कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, बल्क ड्रग स्कीम टू डेवलप 3 बल्क ड्रग पार्क इन द कंट्री, ग्रांट इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप बल्क ड्रग पार्क। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो है बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए ग्रांट भी दिया जाएगा। वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी डेवलप्ड इन द पार्क, और 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 90% इन द केस ऑफ हिली एरिया, और ₹1000 करोड़ विच इज़ मैक्सिमम एरिया ऑफ ईच पार्क। मतलब कि जो इसमें से या तो 90% केस होगा हिली एरिया में, 70% होगा नॉर्मल एरिया में, और 1000 करोड़ जो है मैक्सिमम होगा इस दोनों में, वो ग्रांट के तौर पर दिया जाएगा। तो इस तरह के इन्फोग्राफिक आप सेव करके रख सकते हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले सवाल पर। हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड देश भर के कितने पुलिस स्टेशन के डेटा के बीच एक लिंक प्रदान करने को कहा है? क्या 10,000, 12,000, 14,000 या 16,000? चर्चा में इसलिए है कि अभी 14,000 जो है पुलिस स्टेशन के डेटा को लिंक करने के लिए नेट ग्रिड ने घोषणा की है। साथ ही साथ गृह मंत्री ने यह कहा है कि इस साल के अंत तक जो है नेट ग्रिड को लागू कर दिया जाएगा। अब देखते हैं नेट ग्रिड के बारे में। नेट ग्रिड ने क्या कहा? देश भर के 14,000 पुलिस स्टेशन के डेटा के बीच एक लिंक प्रदान करेगा, और नेट ग्रिड जो है वर्ष 2020 के अंत तक लाइव होने की उम्मीद है। अब होगा क्या इसमें? होगा यह कि 14,000 पुलिस स्टेशन में जो भी FIR दर्ज किए जा रहे हैं, बैंकिंग संदिग्ध हैं, चुराए गए वाहनों के संदिग्ध हैं, जितने हिस्ट्री सीटर हैं, उन सबों का जो है टेलीफोन विवरण जैसे मुद्दे, साथ ही साथ सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस के रूप में काम करेगा, जहां से कि हम ऑल इंडिया में जैसे भी किसी प्रकार का क्राइम होता है तो उस ग्रिड पर जो है जा कर के हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्रिमिनल का हिस्ट्री शीट है या नहीं है। तो ये है नेट ग्रिड। वैसे नेट ग्रिड पुराना है कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हो पाया है, लेकिन इस साल फिर चर्चा में है, और जिसलिए चर्चा में है कि हमारे गृह मंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक नेट ग्रिड को चालू कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेट ग्रिड का फुल फॉर्म है, और इसने NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ जो है ये क्या हो साझेदारी करेगा, जिससे कि ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। चलते हैं अगले सवाल पर। छठा सवाल है, हाल ही में 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइटों को साफ करने के लिए किस देश ने अभियान चलाया? क्या भारत ने चलाया है, अमेरिका ने, चीन ने या रूस ने? सही उत्तर है दोस्तों, चीन ने अभी यह कदम उठाया है। क्यों उठाया है? विश्वसनीयता के लिए। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की इंटरनेट कंट्रोल और नियामक एजेंसी साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चीन का जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है
उसने 13 जुलाई 2020 से 2 महीने के लिए एक अभियान शुरू किया है। क्या अभियान है? साइबर स्पेस प्रशासन के अनुसार अभियान सभी के लिए एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देना है। देश इसके लिए जिन वेबसाइटों पर 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के आधार के उद्देश्य से सामग्री है, उस पर क्या होगा, निगरानी की जाएगी और आवश्यकता हो तो उस पर अगर देखने लायक चीज़ नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए उपयोगी नहीं है, उनके लिए हानिकारक हैं, तो उन्हें अवरुद्ध भी कर दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है। तो ये हो गया 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइटों को साफ करने का अभियान। आइए देखते हैं 7वां सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्ञाता नाम से दिशा निर्देश जारी किया है? क्या उद्योग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, HRD मंत्रालय या कोयला मंत्रालय? सही उत्तर है दोस्तों HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय ने अभी प्रज्ञाता नाम से दिशा निर्देश जारी किया है। क्या है इसमें? प्रज्ञाता में है गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन टू असिस्ट स्कूल हेड्स, टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट इन ई-लर्निंग। तो ये है प्रज्ञाता जो कि MHRD मिनिस्ट्री ने क्या किया है, लॉन्च किया है इस दिशा निर्देश को। 8वें सवाल पे चलते हैं, हाल ही में ब्रिटेन में FDI के जरिए निवेश करने में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्या पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा? कौन सा मिला है? तो भारत को दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर भारत रहा है FDI के निवेश में। कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। तो अब FDI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। चलते हैं 9वें सवाल पर। 9वां सवाल है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन रहा? क्या ये चीन, अमेरिका, जापान या रूस? सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका है। अभी इस वर्ष से पहले तक चीन जो है वह प्रथम स्थान पर रहता था भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी में, लेकिन इस साल जो है अमेरिका प्रथम रहा है। चलते हैं आज के वीडियो के अंतिम सवाल पर। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? क्या 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई या 14 जुलाई? सही उत्तर है दोस्तों 12 जुलाई को जो है मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। क्यों की गई थी? तो 12 जुलाई के दिन ही पहली बार जो है मलाला ने क्या किया था, UN को संबोधित किया था और 12 जुलाई को उनका जो है जन्मदिन भी है। इस कारण से भी यह मलाला दिवस मनाया जाता है। ये मलाला जो है, मलाला यूसुफ़ज़ई सबसे कम उम्र में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति या पाने वाली महिला है। तो ये हम लोगों ने देखा 15 जुलाई के 10 महत्वपूर्ण सवाल। अब हम देखेंगे कल जो सवाल आपसे पूछा था। कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में किसने CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? भेल, HEL, NTPC या PFC? सही उत्तर है NTPC ने यह पुरस्कार जीता है और सभी लोगों ने सही उत्तर दिया, कुछ लोगों ने डिटेल में दिया। आप जो भी सवाल पूछा जाता है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उत्तर दें ताकि आपकी जानकारी पूरी हो सके और आप एग्ज़ाम में रिकॉल कर सकें। चलते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान चलाया है? आपके लिए ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करिएगा, डिटेल के साथ लिखिएगा। वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।